नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंचाई एवं नहरें से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं उन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छे लगे तो आप अपना दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आपके पास नोटिफिकेशंस पहुंच सके। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा गाइस। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहर परियोजना दी हुई है और अवस्थिति दी हुई है कि वो किस राज्य में मौजूद है, किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शंस में से जो दिया गया है, ऑप्शंस में से कौन सा नहीं सुमेलित है ये पूछा गया है। तो नहीं पे गाइस ध्यान दीजिएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन आ जाएगा, हमारा यहाँ पर डी आ जाएगा, जवाई परियोजना। जवाई परियोजना तमिलनाडु में नहीं है। बाकी सारी परियोजनाएं जो हैं अपने ही राज्य में स्थित है, यानी कि घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में है, उकाई नहर परियोजना गुजरात में है और नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में है। जवाई परियोजना जो है राजस्थान में है, ये तमिलनाडु में नहीं है और लूनी नदी की सहायक जवाई नदी से संबंधित है। यहाँ पर कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तब यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं। जवाई परियोजना राजस्थान में लूनी की सहायक जवाई नदी से संबंधित है। वहीं उकाई नहर परियोजना तापी नदी पर बांध बनाकर निकाली गई है जिसका संबंध गुजरात राज्य से है। घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक की घाट प्रभा नदी तथा नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में कृष्णा की सहायक नीरा नदी के से संबंधित है। इसी के साथ में अगला प्रश्न है, कथन दिए हुए हैं और कारण दिया हुआ है, उसका आंसर हमें बताना है। तो ऑप्शंस में से यहाँ पर कथन जो दिया गया है, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब। कथन है यहाँ पर। कारण जो दिया गया है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र का अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, यानी कि प्रायद्वीप में जितनी भी नदियाँ हैं ज़्यादातर मौसम में ही पानी इसमें होता है और हमेशा हर मौसम में पानी यहाँ पर नहीं पाया जाता है। ये दो कथन और कारण दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इसके ऑप्शंस में से अगर हम देखें गाइस तो हमारा जो सही आंसर बन जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि दोनों ही सही हैं। ए और आर दोनों ही सही हैं और आर जो है ए की व्याख्या करता है। प्रमुख साधन तालाब ही है यहाँ पर। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भूमि चट्टानी होने के कारण यहाँ नहरों एवं कुओं का आसानी से निर्माण संभव नहीं होता। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं जिनके कारण नहरों में पानी का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में विद्यमान हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही नहीं है ये पूछा गया है। तो भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दो कथन यहाँ पर दिए हुए हैं। देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 मिलीलीटर से अधिक वर्षा होती है। बी ऑप्शन है, देश में सिंचाई का कुछ प्रमुख स्रोत जो है कुएं हैं। इसके आगे के ऑप्शंस देख लेते हैं। तो कछारी मृदा देश के उत्तर पश्चिम मैदानों का प्रमुख कठोर प्रकार की मृदा है। पर्वतीय क्षेत्र देश के पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 30% बैठता है। तो गाइस सही आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन बी, देश की सिंचाई का प्रमुख स्रोत जो है कुएं हैं। तो ये आंसर हमारा गलत है, सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न इसी के साथ में गाइस हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सिंचाई के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र 2011 का प्रतिशतांश सर्वाधिक है। ये पूछा गया है कि 2011 में कौन से राज्य का सिंचाई क्षेत्र सबसे ज़्यादा था। तो ऑप्शंस में अगर उत्तर में देखा जाए तो यहाँ पर सही आंसर हमारा बन जाएगा हरियाणा राज्य। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से सिंचाई का एरिया था। सबसे ज़्यादा हरियाणा का है, फिर उत्तर प्रदेश का है, फिर मध्य प्रदेश का है और महाराष्ट्र का है। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा सिंचाई का स्रोत हम यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न इसी के साथ में, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य है। तो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचाई का विस्तार है। तो सही आंसर मिल जाएगा पंजाब। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न काल के हिसाब से पंजाब हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सही है। अब यहाँ पर कथन पूछा गया है तो ऑप्शन है यहाँ पर, मृदा से उर्वरक पोषक हानि कम की जा सकती है। यह वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है।
इसी के साथ में अगले कथन है, इसके कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, और ऑप्शन सी जो है तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो कथन के हिसाब से सी आंसर केवल 1 और 3 सही होगा, बाकी गलत होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है। तो जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है, तो सही आंसर गाइस होगा ऑप्शन सी, PWP सिंचाई परियोजना। PWP सिंचाई परियोजना। अब यहाँ पर देख लेते हैं यह है क्या। तो PWP यानी कि परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट, परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट सिंचाई जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई को इंगित करती है। परमानेंट वेल्टिंग पॉइंट सिंचाई में पानी की न्यूनतम मात्रा को इंगित करता है, जिसके अभाव में पौधे मुरझाने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सिंचाई अति आवश्यक हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। तो कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। तो ऑप्शन सी, सरयू पार मैदान में। सरयू पार मैदान में सबसे ज़्यादा यहाँ पर विकास हुआ है सिंचाई के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों से होती है। तो सही आंसर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर हम इसका चार्ट भी देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, फिर पंजाब, बिहार और हरियाणा, इस तरह से इनका सीक्वेंस है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। कौन सा राज्य है सबसे ज़्यादा जो नलकूप एवं इनसे सिंचाई की जाती है। तो सही आंसर उत्तर प्रदेश होगा। यहाँ पे 83.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है नलकूप एवं कूप से सिंचाई की जाती है, जो कि भारत का 28 पूरे क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो भारत में से 28.19% है पूरे भारत का। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है 1 2 3 4, 4 अंकों को यहाँ मैप में दर्शाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप में 4 एरिया को दर्शाया गया है, और इसी पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से अवरोही क्रम में सही अनुक्रम लगाइए। बढ़ते से घटते क्रम में हमें ये लगाना है, तो 1 2 3 4 के सीक्वेंस को। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऑप्शन है अगर, तो ऑप्शन में से सही आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी, यानी 4 3 2 1, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा 4 3 2 1, जो सबसे ज़्यादा जल स्रोत यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसी में है, इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं। तो हम मानचित्र में दिए गए राज्यों में सिंचाई के लिए उपयुक्त उपलब्ध वार्षिक भूतल जल संसाधनों का राज्यवार विवरण जो है इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 पर है, बिलियन 41.29 बिलियन क्यूबिक मीटर है, और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है, जहाँ पे वो सेकंड नंबर पर आ जाएगा हमारा। पहले पे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल और असम है। तो 15 पॉइंट जो है महाराष्ट्र का है, 10 पॉइंट जो है पश्चिमी बंगाल का है, असम का 1 पॉइंट है। इस तरह से अगर हम अवरोही क्रम में लगाएंगे प्रश्न के हिसाब से, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल और असम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। माला नहर तंत्र को किसने प्रस्तावित किया था। तो यहाँ पर गाइस सही आंसर हो जाएगा दिनसा जे दस्तूर ने, यानी कि बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। माला नहर परियोजना गारलैंड कैनाल सिस्टम को कैप्टन दिनसा जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था, जबकि नदी जोड़ों का पहली बार विचार जो है सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था। बाद के KL राव का नाम भी इससे जुड़ गया, तब जो है जल संसाधन मंत्रालय ने इस दोनों को नदी जोड़ों एवं माला नहर तंत्र को ही अस्वीकृत कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई अवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो ऑप्शंस में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर आर्थर कॉटन। सर आर्थर कॉटन जो है सिंचाई व्यवस्था के अग्रदूत माने जाते हैं, कहाँ पर, दक्षिण भारत में। इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। तो भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग जो पूरा होता है, तो ये होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। तो ऑप्शन बी हमारा
सही होगा लघु एवं बृहत परियोजनाओं से हमारा सर्वाधिक भाग पूरा होता है। अब लघु परियोजनाओं में जो है इसके तहत 2000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र की सिंचाई होती है, जिसमें कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकल, एनीकेट आदि शामिल होते हैं। तो भारत की सिंचाई की 62% से अधिक की आपूर्ति लघु सिंचाई परियोजना से होती है। वहीं बृहत एवं मध्य परियोजनाओं के तहत 38% सिंचाई जो है क्षमता पूरी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर देखें, तो फरक्का की नहर की जल वहन क्षमता है। तो फरक्का नहर की जल वहन क्षमता लगभग कितनी है? तो सही आंसर ऑप्शन सी 40,000 क्यूसेक है। 40,000 क्यूसेक सही है यहाँ पर। ऑप्शन है फरक्का बैराज का निर्माण वर्ष 1975 में हुगली नदी के सिल्ट के जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। इस बैराज के दाएं किनारे से निकाली गई नहर द्वारा गंगा नदी के लगभग 40,000 क्यूसेक जल को हुगली नदी में जोड़ दिया गया। यही इसकी जलवहन क्षमता होगी। तो मंगलम सिंचाई परियोजना क्या है? यहाँ पर पूछा गया मंगलम सिंचाई परियोजना। मंगलम सिंचाई परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन बी होगा केरल राज्य में। केरल राज्य से संबंधित है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केरल के पलक्कड़ जिले के चेरू कुन्नम पूझा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना को 1966 में पूरी हुई थी। चेरू कुन्नम नदी मंगलम की सहायक एवं भरत पूजा की उप सहायक नदी है। सारण सिंचाई नहर निकली है। तो कहाँ से निकली है सारण सिंचाई नहर? तो ऑप्शन डी हो जाएगा गंडक नदी से। सारण सिंचाई नहर जो है गंडक नदी से निकली है। त्रिवेणी घाट के पास में 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है गंडक नदी पर, जहाँ से इस नहर को निकाला गया है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हो जाएगा हरिके बैराज। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट से व्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। मुख्य नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। अगला प्रश्न है हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है? तो सही आंसर ऑप्शन डी व्यास और सतलज। व्यास और सतलज नदी का जहाँ पर मिलती है वहीं से हरिके बैराज बनाया गया है। तो दोनों नदियों का जल जो है यहाँ पर मिलता है हरिके बैराज में। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं 21 वाला। राजस्थान इंदिरा नहर कहाँ से निकली है? तो सतलज और व्यास दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, बी और सी वाले। नेक्स्ट प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम हुआ है। तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सतलज नदी पर हरिके बांध से। सतलज नदी पर हरिके बांध से इसका उद्गम हुआ है। अगला प्रश्न मैच करने वाला है। तो इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है। तो कहाँ से जल प्राप्त करती है? तो ऑप्शन हो जाएगा व्यास और सतलज नदी से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और 4, यानी कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी में पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि हमारा यहाँ पर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। चिनाब नदी नहीं है। व्यास, रावी और सतलज इन 3 नदियों से जल इनको प्राप्त होता है। किसको? इंदिरा गांधी नहर को। सतलज, व्यास और रावी, चिनाब को छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन नदी के पोंग बांध का जल का उपयोग करती है? पोंग बांध के जल का उपयोग करती है व्यास नदी के। तो यहाँ पर कौन सी परियोजना है? तो ऑप्शंस में से हमारा सही होगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसी के साथ गाइस अगला प्रश्न है विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है भारत में? भारत में सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा गंग नहर। गंग नहर जो है सबसे पुरानी नहर व्यवस्था है। इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंग नहर है। इसका निर्माण वर्ष 1927 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा श्री गंग सिंह ने कराया था। यह नहर सतलज नदी के फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला से निकली है। नेक्स्ट प्रश्न है गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है, इसका निर्माण गंग जी ने कब करवाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
1927 में नहर का निर्माण कराया गया था। किसने कराया था? तो गंग सिंह नामक राजा ने करवाया था। अगला प्रश्न कूट का मिलान करना है। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या हैं? लक्ष्यों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो ऑप्शंस यहाँ पर 3 दिए हुए हैं गाइस। कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, भू प्रबंधन का सुधार। तो सही आंसर हमें यहाँ पर गाइस मिलेगा ऑप्शन डी। सभी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब इसकी व्याख्या अगर हम देख लें तो उत्तर प्रदेश की मुख्य बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं तथा नहर प्रणालियों से सृजित सिंचन क्षमता का वैज्ञानिक ढंग से शीघ्र एवं अधिकतम उपयोग करके बहुफसली खेती और भू प्रबंधन के सुधार के माध्यम से कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करके क्षेत्र का समन्वित विकास करने के उद्देश्य से 3 समादेश क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं शारदा सहायक, रामगंगा एवं गंडक का सृजन वर्ष 1973 से 74 में किया गया था। तो अतः तीनों ही कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन भी कथन पर ही आधारित है। ऑप्शन हैं कथनों पर कौन सा सत्य नहीं है, ये पूछा गया। 4 ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से सही नहीं है जो वो हमें बताना है। तो पहला ही ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, तो ये गलत है। जबकि रावी, सतलज और व्यास नदियों का उपयोग किया जाता है गंगा नदी गांधी नहर में। तो ऑप्शन ए ही हमारा मिल जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए। तो निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। तो निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो नरौरा में। नरौरा राज्य में, नरौरा एरिया जो है जिला है यहाँ पर, तो यहाँ से जो है निचली गंगा का उद्गम किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ये बुलंदशहर नरौरा से उद्गम हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किसने बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? किससे सिंचाई होती है? कौन सी नहर से जो है बिहार एरिया में सिंचाई होती है? तो गाइस ऑप्शंस में से अगर हम देखा जाए तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिवेणी नहर से। शारदा नहर यूपी में है, ऊपरी गंगा नहर उत्तराखंड राज्य में है, पूर्वी यमुना नहर भी यूपी में ही है। तो त्रिवेणी नहर जो है हमारा बिहार राज्य के क्षेत्र में सिंचाई करती है। सही आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। अब यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए। प्रश्न अनुसार दिए गए विकल्पों में से त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। यह नहर चंदन सिंचाई परियोजना से संबंधित है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हरियाली। हरियाली एक नई योजना है, तो किससे संबंधित है ये पूछा गया है। तो गाइस यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंजर भूमि के विकास के संबंधित है। हरियाली नाम से ही लग रहा है कि बंजर भूमि से विकास के लिए है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होगा। हरियाली योजना संबंधित है, तो किससे संबंधित है? यहाँ पर ऑप्शन डी, जल प्रबंधन से। जल प्रबंधन से संबंधित है हरियाली योजना। भाई पानी होगा तभी तो हम कृषि कर पाएंगे, तभी तो वहाँ पे हरियाली आएगी। तो सबसे पहले तो जल की प्रबंधन करना पड़ेगा हमें, तभी आगे कुछ काम हो सकता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न इसी के साथ में है, एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के क्या लाभ हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से हमें लाभ को चुनना है। तो यहाँ पर मृदा के बह जाने की रोकथाम, देश की 12मासी नदियों में मौसमी नदियों से जोड़ना, वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण, प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन। अब यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हमारे से चारों ऑप्शंस में से जो सही होगा हमें वो लेना है। तो गाइस इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा पहला, तीसरा और चौथा ये तीनों सही हैं। जबकि सेकंड ऑप्शन जो हमारा गलत है, देश की 12मासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना, ये सही नहीं है। इसी के साथ में अगला प्रश्न देखते हैं। अगर हम इसकी व्याख्या देख लें तो 1 अप्रैल 2008 तक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 3 वाटर सेट विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए। ये कार्यक्रम है समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम। 1 अप्रैल 2008 के बाद इन कार्यक्रमों को एक व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया, जिसे समेकित जल भरण प्रबंधन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मृदा, जल एवं वनस्पति जैसे अवक्रमिक प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल, संरक्षण एवं विकास करके
पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना है। इसके परिणाम स्वरूप मृदा ह्रास पर रोक लगती है, प्राकृतिक वनस्पति का पुनः सृजन होता है, वर्षा जल एकत्रीकरण होता है और भूजल स्तर का संभरण होता है। तो ऑप्शन डी को छोड़ करके बाकी सारे ऑप्शन हमारे इसमें सही हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ कार्यक्रम परियोजनाएं दी हुई हैं और मंत्रालय दिए हुए हैं जिनमें हमें मैच करना है। तो देखा जाए तो हमारा सही आंसर बन जाएगा एक भी मैच नहीं करता है, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। कोई नहीं हमें यहाँ पर मैच नहीं कर रहा। तो इसका हम सीधे व्याख्या देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है, सीधे ये देख लेते हैं। तो सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम एवं इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम तीनों ही भूमि संसाधन विभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम हैं, जिन्हें फरवरी 2009 से एक परिवर्तित कार्यक्रम इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था ये उस टाइम का है। भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक विभाग है। वर्षा पूरी क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभरण विकास परियोजना कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि मंत्रालय का कार्यक्रम है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से ट्रप्स ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ हैं? तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। खरपतवार में कमी, मृदा लवणता में कमी, मृदा अपरदन में कमी। तो सही आंसर गाइस यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। मृदा लवणता में कमी ये नहीं होगा, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पहला और तीसरा सही होगा। इसकी व्याख्या आप देख लेते हैं। तो केंद्रीय जल आयोग ने भारत में ड्रिप सिंचाई का पर अपनी स्टेट्स रिपोर्ट्स में निम्नलिखित इसके निम्न लाभ और हानियों का उल्लेख किया है। तो पहले लाभ देख लेते हैं क्या क्या लाभ हैं इनके, उसके बाद हम इसकी हानियों को भी देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लाभ के बारे में अगर देखा जाए तो जल बचत होगा, पौधों के आकार एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी, ऊर्जा एवं श्रम में बचत हो जाएगा, कम उपजाऊ मृदा के लिए उपयुक्त है, खारे पानी का उपयोग संभव हो पाएगा, खरपतवार की वृद्धि पर नियंत्रण होगा, उर्वरक क्षमता में वृद्धि होगी, मृदा अपरदन नहीं होगा, भूमि तैयारी की जरूरत नहीं है और रोग एवं कीट समस्याएं न्यूनतम हो जाएंगी। अब इसकी हानियां देख लेते हैं। तो मृदा में लवणता समस्याओं की वृद्धि होगी, डिजाइन स्थापन एवं उत्तरवर्ती संचालन में उच्च कौशल की जरूरत, आर्थिक एवं तकनीकी सीमाएं। स्पष्ट है कि विकल्पों में प्रदत्त 1 एवं 3 ड्रिप सिंचाई के लाभ हैं, जबकि इससे मृदा में लवणता की कमी होती है, अतः विकल्प सी अभीष्ट का उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बकिंघम नहर स्थित है। तो बकिंघम नहर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट पर स्थित है। बकिंघम नहर कोरोमंडल तट यानी केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? तो ऑप्शंस में से सही हो जाएगा, जल का उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो कृषि क्षेत्र में होता है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। लास्ट एंड अगला क्वेश्चन है, चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है तो किस एरिया से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी और सी दोनों होगा, गंगा बेसिन और यमुना बेसिन जो है चंबल नहर सिंचाई परियोजना से संबंधित है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो चंबल नहर सिंचाई परियोजना यमुना बेसिन से संबंधित है। चंबल नहर यमुना की सहायक नदी है, परंतु यह गंगा की उप सहायक नदी भी है एवं समग्र रूप से गंगा बेसिन का भाग है, अतः बृहत बेसिन के अनुसार यह गंगा बेसिन से संबंधित है, जबकि छोटे बेसिन के रूप में यमुना बेसिन से संबंधित है। यदि सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना हो तो यह यमुना बेसिन सर्वाधिक उत्तर सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर गंगा और यमुना दोनों ही बेसिन दिया जा सकता है। तो आज के लिए हम गाइस हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आया हो, कंटेंट अच्छे लगे हो तो कृपया लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा और वीडियो को रिपीट करके भी देखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।